आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ आने की खबर एक पंछी को भी नहीं पता। हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये बात तो बेगम को भी नहीं पता। पिताजी, मेरी शादी जिसके साथ हुई थी वो तो अभी तक जिंदा है ना? बादशाह के दरबार में मौजूद बहुत से उमराव के साथ उसके प्यार का रिश्ता भी हुआ था। नहीं तो तुमको मेरे घर से निकलना पड़ेगा, समझी? तुमने मुझसे ये वादा किया है युवराज कि बेगम के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे। उनके बाद युवराज सलीम सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह एक कक्ष में कैद रहकर मैं कब तक रह पाऊंगी बताओ? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। अचानक से उसकी नींद टूट गई और वो पालकी में ही उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से तब आंसू बह निकले। मोती बीबी का असली नाम था पद्मावती। वो धर्म परिवर्तन के बाद लुत्फनिशा बन गई थी। बादशाह अकबर के बेटे सलीम के साथ उसका प्रेम का संबंध था। सलीम की अस्वीकृति के बाद वो उनके खिलाफ साजिश करने के लिए उड़ीसा अपने भाई के पास आई थी। वहाँ से वापस जाने के रास्ते में नव कुमार से उसकी मुलाकात हुई। अच्छा दासी, मेरा पति कैसा लगा तुम्हें? ये बात सुनकर मोती बीवी की नौकरानी, जिसका असली नाम पेशमान था, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा पति? लेकिन उसको मैंने कहाँ देखा? वो तो बाद में। आहा, देखा नहीं? वो जो उस दिन जंगल से मुझे सराय लेकर गए हुए थे और मेरा इतना ख्याल रख रहे थे, मेरा इतना सोच रहे थे। वो तो तुम्हारी जैसी रूपसी औरत को पाने के लिए ना कोई भी मर्द ऐसा ही करेगा। और उसके ऊपर तुम्हारी खूबसूरती देखकर वो तो एक टक तुम्हें ही देखे जा रहा था। औरत का सौंदर्य तो मर्द को आकर्षित करने के लिए ही बना है मेरी प्यारी पेशमा। वो तुम नहीं समझ पाओगी। अच्छा चलो, मुझे सच सच बताओ तो तुम्हें मेरा पति कैसा लगा? नवकुमार और उसकी पत्नी कपाल कुंडला के लिए उसकी नौकरानी के मन में काफी गुस्सा था, क्योंकि मोती बीवी ने अपने सारे जेवर कपाल कुंडला को जो दे दिए थे और वो गहने उसकी नौकरानी को काफी ज्यादा पसंद थे। लेकिन ये बात वो मोती बीवी से कभी नहीं कह पाई। अब वो अपना लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से वो कपाल कुंडला से थोड़ा गुस्सा थी। वो बदसूरत ब्राह्मण का क्या ही रूप है, ऐसा चेहरा कि मैं क्या ही बोलूं आपको। गरीब ब्राह्मण का रूप भले ही अच्छा ना हो, लेकिन आगरा के उमराव का रूप जरूर अच्छा होगा। आगरा का उमराव। लेकिन मोती बीवी वो मतलब जंगल में जो वो लोग मिले थे हमें, उनका और आगरा के उमराव का आपस में भला क्या संबंध है? इसके अलावा तुम वापस जाकर बेगम के करीबी बनोगी तो आगरा के उमराव के साथ तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी वही नियति है। और उसका रूप कैसा होगा अब वो मैं कैसे बताऊं? छी 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 छी, मेरी एक बार शादी हो चुकी है और एक बार शादी होने के बाद जब तक पति हो तब तक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं बेगम साहिबा की स्नेहशील बनी तो फिर मेरा गरीब पति भी तो
उमराव बन सकता है। मोती बीवी की बातों में एक अनोखा साजिश झलक रहा था और ये बात उसकी नौकरानी समझ रही थी। फिर भी वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। ये सब बातें, ये सब तुम्हें नहीं जचता बीवी। कहाँ आगरा का उमराव और कहाँ वो गरीब ब्राह्मण। इस बात पे मोती बीवी कुछ बोलने से पहले उसकी नजर खिड़की से बाहर करती है और वो बाहर देखती रह जाती है। ये आश्रय खां अजीज का था। अभी जाओ और उस व्यक्ति को मेरे पास लाने का इंतजाम करो। मैंने आपके लिए ये चिट्ठी लेके ओडिशा की तरफ यात्रा शुरू कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि रास्ते में आपसे मुलाकात हो जाएगी। क्या उड़ीसा का आपका काम खत्म हो गया है क्या? मोती बीवी बहुत ही सावधानी से काम करती थी, जल्दी से अंदर की बातें बाहर नहीं बताती थी, इसलिए उसने उस सवाल को टाल दिया। इस बारे में कुछ भी बताना मेरे लिए संभव नहीं, लेकिन आगरा की कोई खबर है? वो अच्छी खबर नहीं है, इसीलिए मुझे जल्दी से चिट्ठी लेकर उड़ीसा भेजा गया था। चिट्ठी देख के आप बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। मोती बीवी चिट्ठी पढ़कर निराश हो जाती है। चिट्ठी में लिखा हुआ था, अकबर गुजर गए और जाने से पहले खुद की समझदारी से ऐसी परिस्थिति तैयार करके गए कि अजीज खान और मान सिंह किसी के लिए भी सिंहासन पर कब्जा करना मुमकिन नहीं था। सलीम अब जहांगीर शाह बन गए। अभी आगरा में वापस जाना उसके लिए सही नहीं होगा। मोती बीवी को कुछ दिनों के लिए यहीं रुकना होगा। चिट्ठी में क्या है मोती बीवी? चिट्ठी पढ़कर तुम्हारा चेहरा निराश क्यों हो गया, बताओ। मोती बीवी पहले उस पत्रवाहक को सही इनाम और खर्चा देकर वहां से जाने के लिए कहती है। फिर सब कुछ नौकरानी को बताती है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? ऐसे में तो आगरा लौटना बिल्कुल सही नहीं होगा। उधर तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। मैं आगरा के बादशाह के बेगम की नौकरानी हूँ, मेरे ऊपर कौन हमला करेगा भला? लेकिन खतरा कहीं और है। बादशाह को लेकर मैं नहीं सोचती, उन्हें तो अपनी मुट्ठी में करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो सोच रही हूँ मेहरुनिसा के बारे में। मेहरुनिसा को लेकर तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? वो रहती है बर्धमान में और बादशाह आगरा में रहते हैं। सिंहासन का कब्जा जब होगा तब फिर बादशाह मेहरुनिसा को पाने की कोशिश करेगा। वो मेहरुनिसा के प्यार में पागल तो है, लेकिन एक बार जाकर दरवाजा बंद करके आओ तो जल्दी, उसके बाद मेरे पास आकर बैठो। पीष्मा जाकर दरवाजा बंद करती है और मोती बीवी के पास आकर बैठती है। उस दिन बहुत देर तक दोनों की साजिशी चलती रहती है और अंत में मोती बीवी लंबी सांस लेकर बिस्तर पर लेट जाती है। मेरे इतने दिनों की सारी साजिश असफल हो गई पेशमा। मैं अब और कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। मैं आगरा अब लौट नहीं पाऊंगी। क्या आदेश? हम लोग बर्धमान की तरफ से जाएंगे और वहाँ पर 2 दिन तक हम रुकेंगे, ठीक है?
हम यहाँ से सीधा मेहरुनिसा के पास जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्यों मोती बीवी? तुमने तो कहा था सबसे बड़े दुश्मन वही है। अभी वो मेरी दुश्मन नहीं है, अभी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है बादशाह। अगर उसको मेरी साजिश का पता चल गया तो फिर वो मुझे जीवित नहीं छोड़ने वाला। और अगर मेहरुनिसा के साथ बादशाह की शादी हो गई तो फिर मेहरुनिसा ही होगी दिल्ली की शासक। उसके बाद बादशाह तो बस नाम का शासक होगा। मेहरुनिसा मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो फिर अब क्या रास्ता है इसका? रास्ता बस एक ही है, उस मेहरुनिसा से मुझे अंदर की बातें निकालनी होगी। अगर मेहरुनिसा अपने पति शेर अफगान के प्रति वफादार है तो 1000 शेर अफगान को मारकर भी बादशाह को मेहरुनिसा किसी हाल में नहीं मिलेगी। और अगर मेहरुनिसा बादशाह के प्यार में कमजोर हो गई हो तो क्या होगा? अब तो मोती बीवी थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, पिता हमेशा कहते थे कि जब जो जरूरत हो तब वही करो, उसके बाद क्या होना है उन सब चीजों के बारे में बाद में सोचना। हमें अभी मेहरुनिसा के पास जाने की जरूरत है। वो मेरे बचपन के दोस्त है और उसकी मन की बातों को बातों बातों में कैसे पता करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तब उस समय की बातें तब सोच लेंगे। मोती बीवी को मुस्कुराते हुए देखकर नौकरानी थोड़ा हैरान हो गई। अभी हम पर खतरा है, लेकिन इस खतरे के समय भी तुम इस तरह हंस रही हो, क्या बात है? हमें बुरे वक्त में हंसना चाहिए, समझी? ताकि वो बुरा वक्त हम पर हावी ना हो जाए। वर्धमान जाके हमारे इस संकट का समाधान हो जाएगा। मोती बीवी वर्धमान जाकर मेहरुनिसा से मिलना चाहती थी, लेकिन मेहरुनिसा इंतजार कर रही थी लुत्फनिसा का। मोती बीबी, तुमने तो कहा था कि ये मेहरुनिसा से ऐसे ही बातचीत में उसके मन की बात पता कर लोगी, तो फिर हम लोग यहाँ पर कब तक रुकेंगे? हाँ पेशमा, हम लोग यहाँ पर चाहे जितने दिन भी रुकेंगे, तुम मुझसे मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, याद रखना। हाँ, नहीं तो हमारी मुसीबत बढ़ सकती है। याद रखना, यहाँ पर सब हमारे दुश्मन हैं, दोस्त कोई नहीं है। लेकिन मेहरुनिसा से या फिर किसी और से तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है ना मोती बीबी? मेहरुनिसा मुझे कुछ भी नहीं करेगी, और वैसे भी वो मेरे बचपन के दोस्त है, और शेर अफगान के महल में मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं। वैसे भी जरूरत है इसलिए हम यहाँ आए हैं, नहीं तो। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद क्या हम लोग बेगम के पास ही रहेंगे या कोई और व्यवस्था है? ठीक उसी समय एक पहरेदार रास्ते में ही आ गया, इसलिए मोती बीवी ने पालकी में खुद को छिपा लिया। नौकरानी खुद आगे बढ़ गई और मोती बीवी ने अपने मन में साजिश रचना शुरू कर दिया। सिर्फ एक सुझाव के ऊपर भरोसा करके वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठना नहीं चाहती थी। उसके पास दूसरा सुझाव भी था।
अच्छा दोस्त, तुम उड़ीसा क्यों गई थी? अब क्या बताऊं मैं। मेरे बड़े भैया वहाँ पर मुगलों के मंसबदार हैं। वो मुगल सैनिकों के दल में हैं और वहाँ पर पठानों के साथ युद्ध में उन्हें बहुत चोट लगी थी, इसलिए उन्हें देखने के लिए मुझे उड़ीसा जाना पड़ गया। आशा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ की हर खबर सुन ली होगी। जब तुम वर्धमान आ ही गई हो तो तुम्हें यहाँ की हर खबर तो मिल ही गई होगी ना? हाँ, सब सुना है, तभी इसी वजह से कह रही हूँ, तुम जरा संभल कर रहना। मैं संभल कर रहूंगी, पर क्यों? तुम मुझे इस तरह सावधान क्यों कर रही हो? मोती बीवी मेहरुनिसा के बिस्तर पे थोड़ा सा लेटकर उसका बनाया हुआ एक चित्र देख रही थी। मेहरुनिसा खाते में कविता लिख रही थी। अब मोती बीवी की तरफ देखती है। युवराज सलीम तुमसे प्यार करते हैं और अब वो दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ देंगे? लेकिन दिल्ली के बादशाह ने मुझसे प्यार किया था, ये तो मैंने सुना है। लेकिन उसी बादशाह ने तुम्हें बेगम बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तुमने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बादशाह के बेगम बनने से तुम्हें आपत्ति क्यों थी? बेगम बनकर तो मैं जरूर रह सकती थी, लेकिन प्रधान बेगम बनना तो संभव नहीं था, इसलिए मैंने मना किया। लेकिन तुम्हारी चिंता तो मुझे अभी भी हो रही है। शेर अफगान को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मोती बीवी की बातों से मेहरुनिसा की शक्ल घबरा गई। शेर अफगान खुद की रक्षा कर सकता है, इतनी ताकतवर तो है वो। वो तो है, लेकिन सलीम अब दिल्ली का बादशाह बन चुका है, इस बात को नजरअंदाज मत करना। अचानक मेहरुनिसा की आंखों में आंसू आ गए। मोती बीवी उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रही हो? सलीम दिल्ली का बादशाह है, तो फिर मैं कहाँ जाऊं, बताओ मुझे। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तुम दिल्ली के बादशाह की बेगम बन जाओ, वहाँ पर बहुत अच्छे से रह पाओ, यही तो तुम्हारी इच्छा है। ऐसी बातें मत करो, मैं अभी शेर अफगान की सेवा करती हूँ, अब वो ही मेरे सब कुछ है। बादशाह को मैं हमेशा अपने मन में रखूंगी, लेकिन अपना कुल मान और सम्मान मिट्टी में नहीं मिला सकती। तुम्हारे वर्धमान से जाने के बाद बादशाह तुमसे मेरे बारे में जरूर पूछेंगे। तुम उनको बताना कि मैं उनको अपने मन में रखूंगी, लेकिन अगर वो मुझे पाने की कोशिश करते हैं या फिर शेर अफगान की हत्या करते हैं, तो फिर मैं अपने पति को मारने वाले से शादी कभी नहीं करूंगी, कभी उनका चेहरा भी नहीं देखूंगी। मोती बीवी ने मन में सोचा, जिस काम के लिए वो आई थी वो सफल हो गई। मेहरुनिसा कुछ भी करे, पर अपनी बातों से वो मुकरेगी नहीं। उसके साथ ही मेहरुनिसा से बादशाह के इश्क के बारे में सुनकर वो थोड़ी हैरान हो गई। वो खुद एक औरत होकर एक औरत का दिल समझती है। इश्क की आग में एक औरत का दिल बहुत कुछ कर सकता है। समय बदल गया तो मेहरुनिसा का दिल बादशाह की तरफ कमजोर हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बादशाह के पास जाकर उनको सारी बात बता दूंगी, तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है कि तुम बर्धमान गई थी, वहाँ मेहरुनिसा के साथ मुलाकात तो जरूर हुई होगी तुम्हारी। मोती बीवी समझ गई कि जैसे मेहरुनिसा बादशाह से प्यार करती है, वैसे ही बादशाह भी मन ही मन
उससे प्यार करते हैं। मेहरुनिसा से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि उसने आपको अपने दिल में बिठाया है, लेकिन वो अब आपसे मिलना नहीं चाहती, कभी किसी हाल में नहीं। मोती बीवी ने देखा। ये बात सुनकर बादशाह का चेहरा थोड़ा खिल गया। ये दासी आपके लिए इतना अच्छा संदेश लेकर आई है, तो इस दासी को कुछ पुरस्कार तो मिलना चाहिए ना। तो बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं एक बादशाह के साथ में हूँ, इससे अच्छा पुरस्कार तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो सौभाग्य मर्द जो तुमसे विवाह कर पाएगा? मैं अपने पति से फिर से विवाह करना चाहती हूँ। क्या मतलब? अगर वो तुम्हारा पति है तो फिर से शादी करने की क्या जरूरत है? अब मोती बीवी नवकुमार के बारे में सब कुछ सलीम को बता देती है। वो मेरे पति होने के बाद भी कुछ वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए बादशाह के आदेश में मैं उनसे फिर से शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जिधर जाना चाहती हो जा सकती हो, पर मुझे लगता है तुम चाहो तो इधर भी रह सकती हो, है कि नहीं? और तुम ही बताओ कि एक डाल पे दो फूल नहीं खिल सकते क्या? बादशाह को लगा था कि मेहरुनिसा के बारे में मोती बीवी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी बातों से उन्हें समझ आ गया था कि मेहरुनिसा के बारे में मोती को सब कुछ पता है। जहाँ पर मेहरुनिसा जैसी रूपवती दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगी, वहाँ पर मेरी क्या जरूरत है, बताइए बादशाह। ये बात तुम्हें किसने बताई? मेहरुनिसा ने खुद बताया तुमको? तो क्या मेरा अनुरोध मंजूर है आपको? आप क्या मुझे अब मेरे पति के पास वापस जाने देंगे? सलीम ने सोचा कि लुत्फनिसा को मेहरुनिसा के बारे में पता चला, इसलिए खुद ही इस महल से वो जाना चाहती है, इसलिए उसने रोका नहीं उसे। बादशाह के आदेश से मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। आशा करती हूँ इससे आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उस दिन मोती बीवी यानी लुत्फनिसा ने महल त्याग दिया। बादशाह ने सोचा अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोती बीवी बादशाह के अनुग्रह छोड़कर एक मामूली ब्राह्मण के लिए महल से बाहर चली गई। लेकिन मोती बीवी को नहीं पता था कि उसके मन में एक कीट आया जो उसकी भावना को खत्म कर रहा है। उसके मन में तब एक ही चिंता चल रही थी, नवकुमार शर्मा। कुछ भी करके उसको नवकुमार के पास पहुंचना ही था। दिल्ली के राजपाट, बादशाह, जहांगीर शाह, मेहरुनिसा, सिंहासन सब कुछ एक तरफ और मोती बीवी पद्मावती बनकर चलने लगी नवकुमार की खोज में सप्त गांव की ओर।